ओके फ्रेंड्स, माई सेल्फ जतिन जतिन सिंगला एंड मैं सिविल मेंटर हूँ यूरोपीडिया के अंदर। अपना जो टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन है फ्रेंड्स। और हमें वाटर पोल्यूशन में एक एक टर्म्स को डिस्कस करना है। जैसे पहला ही टर्म आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डिस्कस करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि पीडीएफ जो है इसकी ये तो आपको मिल ही जाएगी पीडीएफ में। तो मैं आपको पीडीएफ देता रहूंगा और आप पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे समझ भी लेंगे। जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे या कुछ पार्ट्स जो लिखने का होगा वो मैं आपको लिखवा भी दूंगा जहां पर इंपॉर्टेंस होंगी जहां पर भी। बाकी अगर अगर हम पीडीएफ से मान लो कंफर्टेबल नहीं है, किसी को अगर डाउट आता है पीडीएफ से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बता दीजिएगा, तो फिर हम लिख कर भी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है, जैसा भी आपको इजी रहेगा। बस इंपॉर्टेंस ये है कि आपको टॉपिक समझ आने चाहिए, आपके क्वेश्चन लगने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखें तो वो आंसर हो जाए। चलिए, बातें हो चुकी है, नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वाटर रिसोर्सेस। देखो, वाटर रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नाम से समझ आ रहा है कि हमारे पास वाटर के रिसोर्स कौन कौन से हैं। पानी हमें पता है हर सेक्टर्स में पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करो हर जगह पानी का यूटिलाइजेशन होगा। आपको आपके घर में पानी चाहिए, आपके सिटी के अंदर आपकी कम्युनिटी में इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट आती है। एग्रीकल्चर के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एवरी सेक्टर वाटर की रिक्वायरमेंट तो है, बट क्वेश्चन ये है कि आपको साफ पानी चाहिए गंदा पानी। ऑब्वियसली बात है सर, साफ पानी ही चाहिए होगा, बट प्रॉब्लम इज दिस, साफ पानी प्रेजेंट ही नहीं है। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, साफ पानी तो हम इतने सालों से पीते आ रहे हैं, साफ पानी प्रेजेंट क्यों नहीं है? साफ पानी बच्चे प्योर वाटर जो है उसकी अमाउंट काफी कम है हमारे पास। उस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है और कितना प्योर वाटर हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी स्टडी करते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज की बात अगर करें तो वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले है कि आपके पास रिसोर्स जो है पानी के वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से आप वाटर रिसोर्सेज को कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप इसमें ये बोल सकते हो कि सर कोई रिवर है, इसको एज अ सोर्स कंसीडर कर सकते हैं, कोई लेक वगैरह है, कोई पॉन्ड बना हुआ है, या ग्राउंड वाटर को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वाटर रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं। वाई वाटर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस? तो वाटर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस इन वेरियस वेज। जैसे ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाटर रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाटर रिसोर्सेज का होना बहुत रिक्वायर्ड है। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, बिना पानी के तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, कोई क्रॉप ग्रोथ नहीं करेगी। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। वन मोर पॉइंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट आती है, आगे जाके पता भी लगेगा आपको। थर्ड पॉइंट इज एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो तो वहां पर भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी प्रोडक्शन फॉर जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जीज थ्रू दी हाइड्रो पावर। आप हाइड्रो पावर से एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जब हम बात कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज की, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो हमारी, तो इंडस्ट्रीज में भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में अगर हम बात करें, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में बात करें तो वहां पर पानी की हमें रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती है। क्लाइमेट रेगुलेशंस, वाटर बॉडीज एंड देयर साइकिल्स, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट रेगुलेशंस जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, क्लाइमेट रेगुलेशंस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल कर आता है पानी के रिक्वायरमेंट का, रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट के लिए। जब अगर क्लाइमेट रेगुलेशंस नहीं होगा, अब मान लो ये इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये फिनोमिना अगर नहीं चलेंगे तो हमें पानी मिलेगा ही नहीं। वो कैसे नहीं मिलेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, पता लगेगा आपको। सो देयर आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो वाटर सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो वाटर सोर्सेज हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, या कोई हमने अपना वाटर सोर्स बनाया हो तो आर्टिफिशियल भी हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो वाटर सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, विद द मेजोरिटी बीइंग नेचुरल सोर्सेज। और मेजोरिटी में कौन से सोर्सेज हैं? नेचुरल, जो नेचुरली हमें वाटर सोर्स मिल रहे हैं। तो मेजोरिटी में तो नेचुरल है भाई, मेजोरिटी सोर्सेज में नेचुरल सोर्सेज हैं, आपके वाटर सोर्सेज नेचुरल हैं, बट कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं। अब सर आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जैसे आप यहां से समझ सकते हैं, नेचुरल की बात करते हैं, वाटर सोर्स दैट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरमेंट विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी जिसमें ह्यूमंस का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है वहां पर, और आपको नेचुरली आपके एनवायरमेंट में आपको कोई रिसोर्स देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेज। जैसे एग्जांपल रिवर, स्ट्रीम्स,
लेक्स एंड पोन्ड्स, ये सब आप जानते हैं ग्राउंड वाटर। और जब हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं ना कि हमारे पास कोई सोर्स है ग्राउंड वाटर, तो उसमें एक टर्म होती है एक्वीफर्स। एक्वीफर्स और एक होता है स्प्रिंग्स। ये एक्वीफर्स ही होते हैं जहां से हम पानी को यूटिलाइज करते हैं। ऊपर मैंने जो वेल वाला डायग्राम दिखाया था बेसिकली, तो आप यहां से जो पानी को विड्रॉ कर रहे हो, यहां से जब पानी को विड्रॉ करोगे तो बेसिकली एक्वीफर्स बने हुए हैं, उन एक्वीफर से ही पानी को निकालते हो। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में इसके बारे में पूरी स्टडी अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंशन है स्पेशली टॉपिक ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, तो अपने को पूरा डिस्कस करना है। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बोलते हैं इसको एक्वीफर, क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, कैसे पानी को निकालते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द क्लास। फिर नेचुरल वाटर सोर्सेज में रेन वाटर भी आपका एक एग्जांपल बन सकता है। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलैंड्स जो है वो भी आपका एक वाटर सोर्स की तरह काम कर सकता है। ओशंस एंड सीज, ये भी नेचुरली अवेलेबल हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल वाटर सोर्सेस। जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो यहां पर ह्यूमंस इंटरवेंशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल वाटर सोर्स रेफर्स टू द वाटर सप्लाईज क्रिएटेड और एनहेंस्ड थ्रू द ह्यूमन इंटरवेंशंस, कि हमने क्या किया, कोई सोर्स या तो हमने खुद बनाया हो, या हमारे इंटरवेंशंस की वजह से, हमारे एक्टिविटीज की वजह से, हमारे पार्टिसिपेशन की वजह से हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो और उसको एनहेंस किया हो। तो रेदर देन बीइंग नेचुरली अकरिंग, बट ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियली हम तैयार करते हैं। जैसे एग्जांपल डीसैलिनेशन। अब आपके पास नेचुरली वाटर प्रेजेंट है, बट इसके अंदर सोल्ट्स वगैरह ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए, पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए आप इसमें से सोल्ट्स को रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन करके आप अपने पास एक सोर्स कंसीडर सोर्स जो है आपके पास आ सकता है, उस सोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डीसैलिनेशन ट्रीटमेंट। दूसरा ये है वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, कि जब हम बात करते हैं वाटर रिसाइकलिंग की, जब हम बात करते हैं वाटर रिसाइकलिंग की, जैसे मान लो कि आपने सिटी में पानी सप्लाई, आपके सिटी में पानी आ रहा है डेली, आप टैप ओपन करते हैं, पानी आपको मिल रहा है, तो हम जो पानी यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ पानी यूटिलाइजेशन होता है, बाकी पानी तो वेस्ट हो जाता है। तो ये जो वेस्ट हुआ है पानी, अगर हम उसको रिसाइकल कर ले तो हम उस पानी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रिसाइकलिंग। वेस्ट वाटर की बात करो तो वेस्ट वाटर हम किसी सोर्स में जाके डिस्पोज करके आते हैं, रिवर वगैरह में डिस्पोज कर देते हैं या ग्राउंड वाटर में डिस्पोज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको रिसाइकल किया जा सकता है, फर्दर इट कैन बी रीयूज्ड। वाटर रिसाइकलिंग में जैसे एग्जांपल बनता है आपका ग्रे वाटर रिसाइकलिंग और एक ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग। जहां पर भी ये वर्ड ब्लैक वाटर आएगा, उसका मतलब रहेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। आप बोल सकते हैं कि आपका जो वेस्ट वाटर होता है एक टाइप का ब्लैक वाटर है, रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब होगा। बट ग्रे वाटर जो होता है, जैसे अपना जो बाथरूम का वेस्ट होता है, जो अपना किचन का वेस्ट होता है, वो एक टाइप का आप कंसीडर कर सकते हैं ग्रे वाटर के अंदर। बट जब आप बात करते हैं, अब दोनों को अगर कंपेयर करना हो ऑर्गेनिक मैटर के रिस्पेक्ट में, तो आप ये बोलेंगे कि सर ब्लैक वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और ग्रे वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कम क्वांटिटी में होते हैं। सेकंड पॉइंट बताने का, इसके अंदर केमिकल्स, क्योंकि आप बाथरूम, मैंने बताया कि बाथरूम का जो वाटर है आप उसको ग्रे वाटर बोल रहे हैं, तो उसमें आपको केमिकल्स ज्यादा मिलते हैं। कोई साबुन का केमिकल हो सकता है, डिटर्जेंट का हो सकता है, शैम्पू का हो सकता है, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ग्रे वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें केमिकल्स ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ब्लैक वाटर में केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो दो एस्पेक्ट्स मैंने बताए बताने की, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में केमिकल्स किस में ज्यादा मिलेंगे, ग्रे वाटर के अंदर, ब्लैक वाटर में कम मिलेंगे। ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में ज्यादा मिलेंगे, ब्लैक वाटर में, और ग्रे वाटर में ये कम हो जाते हैं। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। ये वर्ड आपने काफी जगह सुना भी हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि बारिश का जो पानी आया है उसको हम कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और उस पानी को फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पर रेन वाटर टैंक्स लगाते हैं, या आप यहाँ पर रेन वाटर कैचमेंट सिस्टम बनाते हैं। और जब रेन वाटर कैचमेंट सिस्टम बनाते हो तो यहाँ पर आपको ड्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि सड़कों पर पानी फ्लो कर रहा है बारिश का, अब ये जो सड़कों के ऊपर, रोड्स के ऊपर बारिश का पानी फ्लो कर रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पेवमेंट के ऊपर जब बारिश का पानी फ्लो करके जाता है तो ड्रेन्स में तो जाता है, जो साइड में हमने ड्रेन्स बनाई होती है, उन ड्रेन्स में बारिश का पानी आया है, वहां पर हमने टैंक बनाया होता है और वहां पर पानी स्टोर होता रहता है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली पानी तो यूज नहीं कर सकते, उस पर भी कुछ प्रोसेस चल रहे होते हैं, फिजिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर चलते हैं, उनमें से मिट्टी वगैरह को रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस वगैरह होता है,
तो वहां पर पानी एक टाइप का स्टोर कर सकते हो, दैट इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को बोलते हैं रेन वाटर कैचमेंट सिस्टम बोलते हैं इसको। ये रेन वाटर टैंक आप बोल सकते हैं कि आपका किसी पर्टिकुलर एरिया पे या आपने घर की छत पे लगा लो, अपने घर की छत के ऊपर हम बारिश को इकट्ठा कर रहे हैं और उस पानी को एक जगह टैंक में स्टोर कर रहे हैं, तो रेन वाटर टैंक्स की आप बात कर सकते हैं। वाटर इंपाउंडमेंट्स जैसे रिजर्वायर आपने बनाए हैं, डैम्स वगैरह आपने बनाए हैं, तो वहां पर पानी को स्टोर किया गया है, या कुछ आर्टिफिशियल भी वेटलैंड्स होते हैं। तो दीज आर द बेसिकली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। सो वाटर सोर्सेज की बात करेंगे तो हमारे पास दो सोर्सेज होंगे, नेचुरल भी होंगे और आर्टिफिशियल भी होंगे। इसके एग्जांपल्स ये सब हैं और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको बताए। बाकी इसको डिटेल में आगे देख भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर कवर भी कर लेते हैं एक दो पॉइंट्स। जैसे ग्रे वाटर रिसाइकलिंग में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो केमिकल्स कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आपको ज्यादा मिलेगी। बट यहाँ पर ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग में ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो ये दो पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए। ना उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं बच्चे एस्टिमेशन ऑफ वाटर कि क्यों सर आप ये बोल रहे हो कि पानी हमारे पास कम है, तो हम कैसे बता रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशंस किया है पूरे वर्ल्ड में कि पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो एस्टिमेशन लगाया गया है। तो वही एस्टिमेशन आपको बताया जा रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ वाटर कितना है। तो ओवरव्यू अगर देखना है तो आप सीधा सा ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में 96.5% पानी जो प्रेजेंट है वो ओशंस में प्रेजेंट है। पूरे वर्ल्ड में 96.5% जो वाटर अवेलेबल है वो किस में है, ओशंस में अवेलेबल है। और जो बचा हुआ पानी है वो कितना हो जाएगा, वो आप माइनस कर सकते हैं बचा हुआ पानी। फिर जो भी पानी बचा हुआ है उसमें से आप फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी देख रहे हैं, तो फ्रेश वाटर ओनली 2.5% निकल कर आ रहा है। फ्रेश वाटर इज ओनली 2.5%। तो यही हमारे पास है पीने के लिए पानी। अब इसकी और एक शॉकिंग न्यूज बताऊं आपको कि फ्रेश वाटर में भी इसका कुछ 30% के आसपास जो पानी होगा वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका कुछ ना कुछ 30% के आसपास जो पानी है वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है। इन डिटेल अगर बताऊं थोड़ा सा तो यहाँ देखिएगा, इन डिटेल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिएगा ये बनाया हुआ है मैंने, समझिएगा इसको कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल ग्लोबल वाटर। टोटल ग्लोबल वाटर क्या है 96.5% पानी कैसा है आपका ओशंस में, जो सैलाइन होता है, जो हम पी नहीं सकते, डायरेक्टली तो नहीं पी सकते, डीसैलिनेशन वगैरह ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। डीसैलिनेशन जो वर्ड आया था ऊपर, जो डीसैलिनेशन वर्ड आया था उसका मतलब क्या होता है, ये ट्रीटमेंट होती है एक टाइप, ठीक है, रिमूवल ऑफ सोल्ट्स। डीसैलिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ सोल्ट्स। मैं क्या कर रहा हूं कि अभी अभी आपको टर्म्स से जो है फैमिलियर करवा रहा हूं ताकि आगे चलकर ये टर्म्स हमें दिक्कत ना दे। तो रिमूवल ऑफ सोल्ट्स, और कुछ टर्म्स मैं लिख भी देता हूं कि सोल्ट्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर किए जाते हैं, एक दो पॉइंट्स बता देता हूं, बाकी आगे हम पढ़ लेंगे इसको। डीसैलिनेशन करने के लिए अगर आपको डीसैलिनेशन करने हैं तो कौन कौन से मेथड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप इवेपोरेशन कर सकते हैं, आप फ्रीजिंग मेथड यूज कर सकते हैं, फ्रीजिंग मेथड यहां पर यूज कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जिसको बोलते हो, तो ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है ये, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स निकल कर आते हैं डीसैलिनेशन करने के। जब हम इवेपोरेशन करते हैं पानी में, जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो होगा क्या कि पानी में से, जैसे मान लो ये वाटर बॉडी है, लेट अस सपोज ये आपका एक वाटर है, तो इसको आपने इवेपोरेट कर दिया, तो इसके अंदर सोल्ट्स प्रेजेंट थे, आपने इसको इवेपोरेट किया। इवेपोरेट करने की वजह से ऊपर क्या बनेंगे, वेपर्स आ जाएंगे एयर के अंदर। तो यहाँ पर आपके वेपर्स आ गए हैं और नीचे सारा पानी इवेपोरेट हो गया है, और बॉटम पे जब आप देखेंगे तो जो भी डिजोल्व सॉलिड्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे डिजोल्व सॉलिड्स बॉटम पे बैठ जाएंगे। तो दीज आर द डिजोल्व सॉलिड्स। तो जब हम पानी को इवेपोरेट, जब हम सोल्टी वाटर को इवेपोरेट करते हैं, तो सोल्टी वाटर को इवेपोरेट करने की वजह से जो पानी इवेपोरेट होता है उसमें कोई सोल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी डिजोल्व फॉर्म में सोल्ट्स है वो नीचे बैठ जाएगा सारा का सारा। और ये जो पानी आपका वेपर्स की फॉर्म में मिला है, आप इसको कंडेंसेशन करवा दो इसकी। तो जब आप इसकी कंडेंसेशन करते हैं, तो इसको जब हम कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन का मतलब है वेपर टू लिक्विड फॉर्म। तो जब आप इसको कंडेंसेशन करेंगे तो कंडेंसेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, लिक्विड मिल जाता है। यानी आप इस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये कैसा पानी आ गया, फ्री फ्रॉम सोल्ट्स आ गया है। तो दिस इज अ डीसैलिनेटेड वाटर। सिमिलरली अब फ्रीजिंग की भी बात कर सकते हैं कि जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो आइस बनती है, और वो जितना भी सॉलिड्स होगा उसके अंदर वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और उस सरफेस से उसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। फिर उस आइस को मेल्ट कर दो तो आपको फिर से पानी मिल जाएगा डीसैलिनेटेड वाटर। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं।
नाउ मेन जब मैं आपको ये बता रहा था कि पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, तो टोटल ग्लोबल वाटर जो है हमारे पास ओशंस में जो प्रेजेंट है 96.5% है, यानी सैलाइन वाटर है, विच कैन नॉट बी यूज्ड प्रैक्टिकली विदाउट ट्रीटमेंट। तो बिना ट्रीटमेंट के तो इसको यूज नहीं किया जा सकता। फिर बाकी जो अदर सोर्सेज हैं उसमें से ये देखा गया है कि 0.9% जो पानी है वो भी सैलाइन है। जैसे कुछ लेक्स में पानी होगा, कहीं पोन्ड्स वगैरह में पानी होगा, तो वहां पर भी सैलिनिटी ज्यादा है। हर लेक का पानी प्योर नहीं होता है, हर लेक का पानी प्योर नहीं है, यानी हर लेक फ्रेश वाटर लेक नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो कुछ हमारे पास ऐसे सोर्सेज भी हैं, ओशंस तो नहीं है, कुछ ऐसे और सोर्सेज है जिसका पानी भी सैलाइन है। तो 96.5% पानी ओशंस में है जो सैलाइन है, 0.9% पानी अदर सैलाइन वाटर है, बचा हुआ पानी कितना है, सिर्फ 2.5%। दिस इज द फ्रेश वाटर। तो हमारे पास फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है 2.5% ओवरऑल पूरे ग्लोबल वाटर का। पूरे वर्ल्ड में जितना भी पूरे वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसका 2.5% फ्रेश वाटर है। अब इसके आगे देखो, इस फ्रेश वाटर को अगर क्लासिफाई किया जाए, इस फ्रेश वाटर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो 68.7% जो प्रेजेंट है वो आइस की फॉर्म में, मैंने गलती से 30 बोल दिया था, 30 नहीं है, 30 तो ग्राउंड वाटर है हमारे पास। 68.7% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, वो आइस में प्रेजेंट है, यानी वो अगर आप उसको यूज करोगे फ्रेश वाटर को तो आपको उसको मेल्ट करवाना पड़ेगा। तो ग्लेशियर्स और आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है कितना पानी, 68.7% वाटर। जो 30.1% पानी है वो आपका ग्राउंड वाटर है, वो आपको ग्राउंड में से यूटिलाइज करना पड़ता है। और जो बचा हुआ पानी है 1.2% वो आपका सरफेस सोर्सेज में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास पानी जो है, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि सर कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल हमारे पास है, 2.5%। कितना फ्रेश वाटर का कितना परसेंट ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 30%। कितना ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 68% प्रेजेंट है। और सरफेस सोर्सेज कितना है, 1.2%। तो ये फ्रेश वाटर अवेलेबल, अगर आप रिवर में से पानी को यूटिलाइज कर रहे हो फ्रेश वाटर, तो 1.2% है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इसी में, अब इस सरफेस सोर्सेज जो है आपके पास, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो इन सरफेस सोर्सेज को अगर क्लासिफाई करें तो इस तरीके से क्लासिफाइड हो रहे हैं। ये सरफेस वाटर को अगर क्लासिफाई करें तो 20.9% पानी लेक्स में मिलता है, कुछ आपको एटमॉस्फेयर में मिल रहा है जो हाइड्रोस्फीयर, और कुछ आपको ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रोस्ट में मिलता है। लेकिन इतना डिटेल ये सब करने की जरूरत नहीं, यहां तक आप रखिएगा। तो काम की बातें बस इतनी सी है, दो तीन बातें काम की है। पहली बात, टोटल पानी का ओशन सैलाइन वाटर टोटल कितना हुआ, तो 96.5 प्लस का 0.9, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 97.5% पानी सैलाइन वाटर होता है। अप्रोक्सीमेटली 97.5% पानी कैसा है, सैलाइन हो गया। दोनों को मिला दिया मैंने, ओशंस को भी और अदर सैलाइन वाटर को भी। बचा हुआ पानी कितना है, 2.5%। तो ये जो बचा हुआ पानी है 2.5%, यही आपका फ्रेश वाटर है। दिस इज योर फ्रेश वाटर। और इस फ्रेश वाटर में भी अगर देखा जाए, इसका 68% के आसपास का जो पानी है वो आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। और जो इसका 30% के आसपास पानी है, 30% के आसपास, वो इसमें ग्राउंड वाटर में है, दैट इज इन ग्राउंड वाटर। और जो आपका सरफेस सोर्सेज है वो 1.2% होगा। तो 1.2%, बस इतना ही करना है इसके अंदर। ये आपका सरफेस पानी होगा, सरफेस सोर्सेज में पानी होगा, बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकली थोड़ी सी जो है डाटा वगैरह वो देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वाटर कि टोटल वाटर अप्रोक्सीमेटली 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर। तो ये वैल्यू थोड़ा डाटा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। टोटल वाटर कितना है, 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, जिसमें से 97.5% टोटल बना दिया सोल्टी वाटर है। और फ्रेश वाटर 2.5% है, सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% हमारे पास प्रेजेंट होता है, राइट। ग्लेशियर्स एंड आइस, इस फ्रेश वाटर का भी, इस फ्रेश वाटर का देखो क्या लिखा, हाउएवर मच ऑफ दिस इज नॉट रेडिली एक्सेसिबल। जितना भी पानी फ्रेश वाटर आपके पास अवेलेबल है 2.5%, ये सारा का सारा इजिली एक्सेसिबल नहीं है, इजिली एक्सेसिबल नहीं है, रेडिली एक्सेसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर वो फ्रोजन फॉर्म में है, आइस वगैरह के अंदर। और ग्राउंड वाटर में 30.1% स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, राइट। तो सरफेस वाटर सोर्सेज आपके सिर्फ 1.2% है। नाउ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, डायरेक्टली आंसर आएगा कि कितना परसेंट अर्थ वाटर का फ्रेश वाटर है, कितना बताओगे, 2.5% बताओगे। फ्रेश वाटर पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर, फ्रेश वाटर है 2.5%। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन यूज। अब ये इंपॉर्टेंट है,
ये कह रहा है कि कितना पानी, what percentage of Earth's total water is available as fresh water for human use? ह्यूमन यूज के लिए कितना पानी अवेलेबल हमारे पास है, तब हमारा आंसर कितना आएगा, 1% आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 2.5% होना चाहिए था। अरे ध्यान दो, पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जितना भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 68% पानी तो ग्लेशियर्स में, वो तो डायरेक्टली जो है एक्सेसिबल नहीं होगा, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। ह्यूमन यूज तो ह्यूमंस तो डिपेंड कर गए ना, एक तो सरफेस सोर्स पे डिपेंड कर गए, एक ग्राउंड वाटर पे डिपेंड कर गए। तो अगर आप उसका टोटल का, अगर आप टोटल का ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं जो कि डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, उसको वो निकल कर आती है वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1%। वो वैल्यू निकल कर आती है अप्रोक्सीमेटली 1% निकल कर आती है। अमंग द गिवन ऑप्शंस एक ही आंसर आ रहा है 1% या 1% या 1.2%, जैसे भी डाटा होगा, जैसा भी आपके ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। बट इतना श्योर है कि 2.5% तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली बोला है कि ह्यूमन यूज के लिए, तो जो ग्लेशियर्स वाला पानी है वो तो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शंस ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर? अर्थ का जो फ्रेश वाटर है सबसे ज्यादा पोर्शन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शंस ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर? अर्थ का जो फ्रेश वाटर है सबसे ज्यादा पोर्शंस फ्रेश वाटर किसमें है? ऑब्वियसली बात है ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में, इस यही चीज बताई मैंने। ग्राउंड वाटर में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्जैक्टली 30%, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। यहां पर कितना अप्रोक्सीमेटली 68.7% था, और रिवर्स और लेक्स इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.2%। ये डाटा है कुछ, ये डाटा हमें ध्यान रखना है। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली? अब देखो यहां पर ये ऊपर से ही बता दे रहा हूं मैं, ऊपर जो डायग्राम था उसमें ही ये चीज मेंशन भी है कि अगर हम वर्ल्ड ओवर अगर हम कंपेयर करें कि कौन से सेक्टर्स में पानी की जो है यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा निकल कर आता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो कौन से सेक्टर्स में पानी की यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा निकल कर आती है, तो आप बताएंगे एग्रीकल्चर में। देखो यहाँ पर ये जो येलो वाली बाउंड्रीज है ये डिनोट कर रही है इरिगेशन को, येलो वाली जो बाउंड्री है वो डिनोट कर रही है इरिगेशन को। इरिगेशन में टोटल कितना पानी लग रहा है 78%, और ये सब जगह फ्रेश वाटर यूटिलाइज हो रहा है, इन सभी सेक्टर्स में फ्रेश वाटर यूटिलाइज होता है। तो इरिगेशन पर्पज के लिए 78% पानी है। जो यहाँ पर ये ब्लू वाला पानी है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, वो 6% आ रहा है। जो यहाँ पर ग्रीन वाला है वो इंडस्ट्रीज के लिए है। जो पावर जो यहाँ पर ब्लैक वाला है वो पावर जनरेशन के लिए, बाकी लाइव स्टॉक्स के लिए और अदर्स पर्पज के लिए 7% है। इस तरीके से तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज्यादा पानी कौन से सेक्टर में यूटिलाइज होता है? एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी यूटिलाइज होता है। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइज देयर, तो यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अभी, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली? दैट विल बी एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी यूटिलाइज होता है। नाउ सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया में सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। फोर मेजर सोर्सेज आर, तो चार मेजर हमारे पास सरफेस वाटर रिसोर्सेज है, जैसे रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। तो टैंक्स रिजर्वायर टाइप आप बोल सकते हैं। तो रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। द कंट्री हैज अबाउट 10,360 rivers and their tributaries longer than 1.6 kilometer each. The mean annual flow in all the river basin in India is estimated to be this. Again, this point is very important. 1869 cubic kilometer. हमारे पास चार मेजर सोर्सेज हैं। सरफेस की बात हो रही है, ग्राउंड की बात नहीं हो रही है। सरफेस सब सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास चार सरफेस सोर्सेज अवेलेबल है, मेजर सरफेस सोर्सेज जो हमारे पास है वाटर सोर्सेज के, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड टैंक्स। अब बात करते हमारी कंट्री की, तो कंट्री में 10,360 रिवर्स है और उनकी ट्रिब्यूटरी की जो लेंथ है वो 1.6 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बट ये अगर ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट डाटा ये याद रखना है, ये कोई जरूरी नहीं पढ़ना। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन, जो एवरेज एनुअल फ्लो देखने को मिलता है, एवरेज की बात हो रही है, द एवरेज एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू 1869 क्यूबिक किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 2000 क्यूबिक किलोमीटर। याद करने की ट्रिक है, अप्रोक्सीमेटली 2000 क्यूबिक किलोमीटर कि हमारी जो रिवर्स है, उन रिवर्स में जो फ्लो हो रहा है उसके अमाउंट पर ईयर, एक साल में टोटल कितना फ्लो देखने को मिलता है 1869, या अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर क्यूब देखने को मिलता है। राइट, अब देखो इंडिया रिसीव्स एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जब बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल वगैरह होती है, तो उसकी वजह से हमें पानी की जो है एक तरीके से कमी जो है
कम हो जाती है, क्योंकि हमें पानी जो मिलता तो नेचुरल जो सोर्सेज है वो रिचार्ज हो जाते हैं। भाई पानी आया, पानी जो होगा बारिश का पानी वो नीचे ग्राउंड में चला गया, रिवर्स में चला गया, पानी लेक्स वगैरह में चला गया, तो रिचार्ज हो गए ना आपके जो सोर्सेज हैं। तो वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाते हैं बारिश की वजह से। तो हर साल एक एवरेज वैल्यू हमारे पास है कि इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल कितनी बारिश देखने को मिलती है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसकी वैल्यू आप याद रखेंगे 1170 mm या 46 इंच, इंच में याद ना रखिएगा, 1170 mm पर ईयर, 117 सेंटीमीटर। 100 डाटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है, 117 से 119 सेंटीमीटर पर ईयर। कई बार क्वेश्चन में 117 ना दे करके 119 सेंटीमीटर दे देता है, मैं सेंटीमीटर में बोल रहा हूं। तो आप 119 सेंटीमीटर क्लिक करके आएंगे, दोनों कभी नहीं देगा, या तो 117 देगा या 119 या 120, इसी के आसपास देगा। एक ही डाटा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। अब ऑप्शन में कभी ये नहीं पूछेगा कि 117, 118, 119, 120, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू दोगे, तो इसके आसपास कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमारे इंडिया की एवरेज प्रेसिपिटेशन है। हमारे इंडिया में ऑन एन एवरेज जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन एक जनरल वर्ड होती है, प्रेसिपिटेशन एक जनरल वर्ड है कि एटमॉस्फेयर से पानी आ रहा है सरफेस के ऊपर। अब एटमॉस्फेयर से पानी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में आया है तो हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल हुआ है। अगर पानी सॉलिड फॉर्म में आया है तो हम बोलते हैं स्नोफॉल हुआ है। वहां पर हमें प्रेसिपिटेशन सिर्फ दो फॉर्म की नहीं होती, प्रेसिपिटेशन तो और भी होती है। जैसे आप ग्लेज बोलते हैं वो भी प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे आप स्लीट बोलते हैं वो भी प्रेसिपिटेशन है, जैसे आप ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी होना वो भी प्रेसिपिटेशन है, इसको बताऊंगा आगे। जैसे आप हेल बोलते हैं ओलावृष्टि होना, ओले गिर रहे हैं, वो भी प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स है सारी की सारी। तो इंडिया रिसीव्स एन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस वैल्यू, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। उसके बाद जो है अच्छा, एक अगेन एक जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज क्या है कि इंडिया होल्ड्स 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बट ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे इंडिया में सिर्फ 4% ही है वाटर रिसोर्सेज। पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके कंपेरेटिवली सिर्फ 4% है। यानी टोटल का 4% अगर आप देखोगे तो वो हमारे इंडिया में। तो ये वैल्यू भी ध्यान रख लीजिएगा, 4%। तो ये जो मैं हाईलाइट वगैरह कर रहा हूँ ना बच्चे, ये थोड़ा सा डाटा है आपका याद करने वाला, ठीक है, वो याद रखना आपने वैल्यू। ये इसको आगे बताऊंगा, इसका मतलब क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन अभी पढ़ना चाहते एक डाटा पढ़ लो, इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे। 1720 मीटर क्यूब ऑफ फ्रेश वाटर पर पर्सन ईच ईयर। एक इंसान के लिए पर साल जो पानी की अवेलेबिलिटी है, एक इंसान के लिए पर ईयर जो पानी की अवेलेबिलिटी अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, वो 1720 मीटर क्यूब की है। ये क्या है, क्या इस पैरामीटर से निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। आगे बताऊंगा इसका किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको मैं बताना चाहूंगा। चलो अब बात करते हैं कि सर ये आपने जो बताया कि हमारे सोर्सेज कितने हैं पूरे वर्ल्ड के कंपैरेटिवली, या हमारे सोर्सेज में पानी कितना है, ये एस्टिमेशन कौन करता है, ये सब वाटर सोर्सेज के एस्टिमेशन कौन करता है। एक हमारे पास है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC जिसको आप बोलते हैं, तो ये संभालता है सारा डिपार्टमेंट। तो इसका काम होता है। वैसे स्टेट के भी अपने कमीशंस होते हैं, तो वो अपने स्टेट के लिए ग्राउंड वाटर वगैरह की असेसमेंट निकालते हैं। ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन सामने आता है। तो लेटेस्ट असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन 2024, तो मैं आपको 2024 का डाटा दे रहा हूं, 2025 का भी डाटा नहीं आया है। तो 2024 का जो डाटा है वो ये बता रहा है, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है। दे रिसेंटली रिलीज इट्स स्टडी टाइटल्ड, टाइटल क्या लिखा गया, असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कि हमारे इंडिया में टोटल वाटर सोर्सेज की इन्होंने असेसमेंट करके बताया कि टोटल कितना पानी हमारे पास है। तो वाटर सोर्सेज की असेसमेंट की गई है इंडिया के अंदर, 2024 में डाटा इन्होंने बताया। नाउ सम की हाइलाइट्स ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशंस असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024 रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, टोटल वाटर अवेलेबिलिटी, कि हमारे इंडिया में टोटल वाटर कितना अवेलेबल है। सो द आंसर इज इंडियाज एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन 1985 टू 2023, 1985 से लेकर 2023, 1985 से लेकर 2023 तक की अगर कंपैरिजन किया जाए, 1985 से 2023, उस टाइम पे हमने जब एस्टिमेशन लगाया तो इनके बीच में हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी इतनी थी, टोटल इतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास थी, बिलियन क्यूबिक मीटर, बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर, 2115.95 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये 1985 से 2023, बट डाटा 2024 का बताना है। तो एक क्वेश्चन आपसे है कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं
कि 2024 में पानी की जो अवेलेबिलिटी होगी इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, तो आंसर बताइएगा क्या बताओगे। 2023 में हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी इतनी थी, 2024 में पानी की अवेलेबिलिटी से ज्यादा आएगी, इससे कम हो जाएगी। कॉमन सेंस है, जनरल सेंस में पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, कम हो जाएगी। है ना, कम हो जाएगी ना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इंक्रीज हुई है वैल्यू। अब लगाओ दिमाग, ये सर इंक्रीज कैसे होगी, सीडब्ल्यूसी ने बताया कि इंक्रीज हुई है, इंक्रीज कैसे होगी, कम होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट उनको तो कम होनी चाहिए थी, इंक्रीज क्यों किया है, इंक्रीज इसलिए किया है, रीजन बिंग ये टू लाइन्स है, देखो, द वाटर अवेलेबिलिटी हैज बीन असेस्ड फॉर ऑल द रिवर्स बेसिन इन द कंट्री। जब हमने ये असेसमेंट किया था कंट्री के अंदर, तो हमने इन ट्रिब्यूटरीज को कंसीडर नहीं किया था। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस, झेलम, चेनाब। जब ये एस्टिमेशन लगाया गया तो इन ट्रिब्यूटरीज को कंसीडर नहीं किया गया था। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज को हमने कंसीडर नहीं किया। बट 2024 में जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये भी अब इंडिया का पार्ट हो गई है, तो इसलिए इसको भी कंसीडर करके वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो टॉप 3 बेसिन्स, अब आपसे पूछेगा कि टॉप 3 बेसिन्स इन एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी, वो कौन कौन से रिवर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, रिवर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले आएगा नाम ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा के अंदर सबसे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है, एनुअल वाटर पूरे साल के लिए बता रहे हैं, एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 592 सबसे नंबर 1 पे। फिर सेकंड नंबर पे आता है गंगा बेसिन और थर्ड नंबर पे आता है गोदावरी बेसिन। ये वाटर के डाटा याद करने की जरूरत नहीं कि कितना कितना पानी है, ये ऑर्डर याद रखेंगे, पहला ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा, फिर गोदावरी, बीजी गो, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे भी आपको याद करना है। ब्रह्मपुत्रा नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है, सेकंड उससे कम गंगा और सबसे कम है गोदावरी। और बॉटम 3 बेसिन कौन कौन सी होंगी जिसमें सबसे कम पानी देखने को मिलेगा, बॉटम थ्री में है आपके पास एक साबरमती बेसिन, पेनार बेसिन और माही बेसिन। इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे कम साबरमती में। अगर पूछेगा कि सबसे कम पानी की अवेलेबिलिटी किसमें है, तो आप बता सकते हैं साबरमती के अंदर है, वैल्यूज भी लिखी गई है। ये पूरे साल का वाटर अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो टॉप 3 और बॉटम 3, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नाउ कंपैरिजन टू प्रीवियस असेसमेंट 2019 को अगर हम देखें तो कंपैरिजन अगर करें तो यहां पर देखो क्या लिखा, करंट फिगर ऑफ 2115.95 जो अभी ऊपर बताया था इज हायर देन 1999.2 बीसीएम एस्टिमेटेड इन 2019 में इन्होंने एस्टिमेशन लगाया था, 2019 में इतनी अवेलेबिलिटी थी पानी की हमारे पास, बट आज 2024 में वो ये बता रहे हैं कि इतनी अवेलेबिलिटी है, यानी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये इंक्रीज क्यों हुई, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ भूटान्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मानस रिवर, अमंगचू रिवर, ये इकट्ठा आएगा, अमंगचू रिवर एंड वुंग रिवर टू दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड नेपाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन करनाली, राप्ती एंड गंडकी टू द गंगा बेसिन। तो इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली हुआ, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू भूटान्स कंट्रीब्यूशन, जो मानस रिवर है, अमंगचू रिवर है, वुंग रिवर है, उनका कंट्रीब्यूशन टू द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और जो नेपाल का कंट्रीब्यूशन हुआ है इनका वो गंगा बेसिन के अंदर हुआ है। तो ब्रह्मपुत्रा में ये 3 रिवर आके मिल गई हैं, और गंगा के अंदर ये जो है करनाली और राप्ती एंड गंडकी, ये जो रिवर आके मिल गई, इसी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर गई है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। अब ये टर्म सुनिएगा नाम से, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब है एक इंसान के लिए पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, एक इंसान के लिए अगर पर पर्सन पानी की अवेलेबिलिटी बताई जाए तो कितनी है, तो बेस्ड ऑन द 2019 स्टडी 1486 क्यूबिक मीटर फॉर द ईयर 2021, 2021 के लिए पानी की जो अवेलेबिलिटी हमारे पास थी वो 14, पानी की अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है वो 1486 थी 2021 का डाटा, 2021 के लिए बात करें। बट 2024 की बात करें, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, भूटान का कंट्रीब्यूशन हुआ, नेपाल का कंट्रीब्यूशन हुआ, भूटान का ब्रह्मपुत्रा में, नेपाल का गंगा में, इसी वजह से 2024 के लिए पर पर्सन जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो 1486 से लेकर बढ़ चुकी है। अब वो कितनी हो गई है, 1513। अब वो कितनी होगी, 1513। तो 2024 के लिए पर पर्सन जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, दैट इज 1513 क्यूबिक मीटर, राइट। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ डिस्पाइट द इंक्रीज इंडिया रिमेन्स अंडर, अब देखो यहाँ पर एक टर्म है कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से भी स्टिल हमारा जो इंडिया है वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है। पानी की अवेलेबिलिटी पर पर्सन वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, बट स्टिल इंडिया अभी भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है। वाटर स्ट्रेस से तो नाम से समझ आ रहा है पानी की कमी है अभी हमारे पास अभी भी। अब पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ी भी है,
अगर देखा जाए 2021 के लिए 1486 था और 2024 के लिए जो डाटा आया है तो उसमें बताया गया कि 1513। तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, नो डाउट इंक्रीज हुई है, बट 1486 से 1513 तक गए हो। बट अभी भी इंडिया जो है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है। तो वाटर स्ट्रेस कैसे बताया, ये आगे बताऊंगा। इसको फाल्कन मार्क इंडेक्स होता है, वहां से बताते हैं ना। कुछ टर्म्स, कुछ जनरल नॉलेज है। सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स है। सेंट्रल वाटर कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी 1945 के अंदर। सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। ए स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी फॉर द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इसकी? कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मेंटेन करना नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्जर डैम्स, कंडक्टिंग द हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस, हैंडल सरफेस वाटर्स। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी बनाया गया है जो कि सिर्फ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और हर स्टेट का सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अपना अपना होता है जो ग्राउंड वाटर को मैनेज करता है, उसको देखता है, कितना असेसमेंट करता है, उसकी कंट्रोल करता है, कंजर्वेशन करता है, ये सब काम करता है। ठीक है, वो स्टेट के अलग अलग होते हैं। नाउ जो टर्म हमारे पास आई थी वाटर स्ट्रेस, इसका क्या मतलब है? ये वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इट अकर्स, वाटर स्ट्रेस कब आता है? इट अकर्स व्हेन द ह्यूमंस इकोलॉजिकल डिमांड फॉर वाटर इज मोर देन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। मान के चलो कि मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट है 200 लीटर, बट मेरे पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कम है। मेरे पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब वाटर स्ट्रेस कंडीशन बनी हुई है। इट अकर्स व्हेन द ह्यूमन इकोलॉजिकल डिमांड फॉर वाटर इज मोर देन, पानी की जो डिमांड निकल कर आ रही है इंसानों के लिए वो ज्यादा निकल कर आ रही है। किससे ज्यादा? अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो हम बोल देंगे कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। बट वाटर स्ट्रेस कैसे बताएंगे? टर्म्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है? इट कंसीडर्स 3 कंपोनेंट। अब आपने बोला है तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी, कि जो सोर्स होगा उसमें पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। पानी की अवेलेबिलिटी है बट क्वालिटी नहीं है, जैसे ओशंस की बात करो तो हम पानी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे हांगकांग है, हांगकांग के चारों तरफ, तीनों तरफ देखोगे तो पानी पानी है, बट स्टिल वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है। वाटर एक्सेसिबिलिटी, वाटर एक्सेसिबिलिटी की बात करते हो कि पानी को हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ग्लेशियर्स वगैरह प्रेजेंट है तो पानी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो ये 3 रीजन बेसिकली निकल कर आते हैं। इट कंसीडर 3 कंपोनेंट्स, तो 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं वाटर स्ट्रेस के। नाउ इट कैन बी ड्यू टू, अब 2 टाइप की वाटर स्केर्सिटी यहाँ पर बताई गई है। वाटर स्ट्रेस बोलते हैं, वाटर स्केर्सिटी बोलते हैं, एक ही टर्म में, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बट मैथमेटिकली डिफरेंस बताया गया जो अभी पता लगेगा। एक होती है फिजिकल वाटर स्केर्सिटी, एक होती है इकोनॉमिक स्केर्सिटी। फिजिकल वाटर स्केर्सिटी तब बताएंगे जब हमारे पास वाटर की शॉर्टेज और ड्यू टू लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस। लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो उसको बोलेंगे फिजिकल वाटर स्केर्सिटी। और इकोनॉमिक स्केर्सिटी ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तब हम बोलेंगे इकोनॉमिक स्केर्सिटी। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर एक रिवर और यहाँ पर एक टाउन है, और एक टाउन यहाँ पर है। तो दिस इज द टाउन 1 एंड दिस इज द टाउन 2। टाउन 1 के अंदर इस रिवर से इजिली पानी फ्लो कर पा रहे हैं, बट हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इस रिवर के पानी को टाउन 2 तक लेकर जाएं। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्केर्सिटी ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके पास उतने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सको, इंटरलिंकिंग कर सको, कि आप इस रिवर के पानी को इस एरिया में पहुंचा सको। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप इकोनॉमिक स्केर्सिटी के अंदर है। दिस इज, अगर वाटर रिसोर्सेज रिवर ही नहीं है तो हम बोलेंगे फिजिकल वाटर स्केर्सिटी है। शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस, की वहां पर तो कोई रिवर ही नहीं है, तो एक क्वेश्चन फिर ये आ जाएगी फिजिकल वाटर स्केर्सिटी। रिवर है बट उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देन वी से इकोनॉमिक स्केर्सिटी। ठीक है, अब वाटर स्ट्रेस को बताने के लिए एक टर्म है, एक पैरामीटर। यस बोलो। सर, जो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या आता है? लोकल इकोलॉजिकल एक कंडीशंस, ये लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड। कि मान लो कि वहां पर, अब जैसे मैंने बताया, मान लो कि ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, ये ग्लेशियर्स वगैरह बनाए हैं। अब ग्लेशियर्स प्रेजेंट है बट डायरेक्टली आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मान लो इकोलॉजिकल क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना शुरू हो गया, अगर मेल्ट होना शुरू हो गया तो पानी मिलेगा आपको। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस, तो अगर मान लो कि वहां पर वाटर रिसोर्स प्रैक्टिकली अगर मान लेते हैं अवेलेबल है और क्लाइमेट वैसा नहीं है कि इसको ये जो है मेल्ट नहीं कर पा रहा है, तो पानी नहीं मिलेगा। या दूसरा रीजन कि यहाँ पे सोर्स ही नहीं है, कोई भी सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, फिजिकल वाटर स्केर्सिटी इसको बोल देते हैं।
तो ये सारे इसी में कवर हो जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस। अब देखो एक टर्म है इसके अंदर, फाल्कन मार्क इंडिकेटर या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा ना वाटर सोर्सेज टॉपिक से, उसको क्वेश्चन उठाना होगा, तो अगर वो देखेगा, दिमाग लगाएगा कि यार वाटर सोर्सेज से कौन सा क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो ये उठाएगा अगर क्वेश्चन उसको बनाना है तो वाटर सोर्सेज से। फाल्कन मार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। ये एक पैरामीटर है जो कि हमें बताता है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में कोई है या नहीं, कोई कंट्री वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जैसे हमने बताया इंडिया वाटर स्ट्रेस में, कैसे बताया, इस बेसिस पर। फाल्कन मार्क इंडिकेटर या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स इसको बोलते हैं। वाटर बैरियर डिफरेंशिएशन प्रोपोज्ड बाय द फाल्कन मार्क 1989 के अंदर, इट डिफाइंस वाटर स्केर्सिटी एज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी टू द पीपल लिविंग इन द सर्टेन रीजन। इट डिफाइंस द वाटर स्केर्सिटी, इसने वाटर स्केर्सिटी को कैसे डिफाइन किया है, एज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, कि किसी रीजन में जो पर्संस रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है। इट मेजर्स वाटर स्केर्सिटी एज द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल वाटर अवेलेबल पर पर्सन पर ईयर। अब यहां पर हम क्या बताएंगे, मीटर क्यूब पर कैपिटा पर ईयर, कि कितना पानी अवेलेबल है पर एक इंसान के लिए एक साल में। एक साल में एक इंसान के लिए कितना पानी अवेलेबल है, एक साल के लिए एक इंसान, एक साल के लिए एक इंसान के लिए कितना पानी अवेलेबल है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर पर्सन पर ईयर कितना पानी की अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये डाटा याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू 1700 से ज्यादा निकल कर आती है तो हम बोलते हैं कि नो स्ट्रेस कंडीशन, कि वो कंट्री वाटर स्ट्रेस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक इंसान के लिए पर ईयर 1700 से ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। अगर यही वैल्यू 1000 और 1700 के बीच में आती है तो बोलते हैं स्ट्रेस कंडीशन है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन। यहीं पर, क्योंकि मैंने बताया था वाटर स्ट्रेस बोलते हैं, वाटर स्केर्सिटी एक ही टर्म है, बट मैथमेटिकली अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमने बोला कि पर पर्सन पानी की जो अवेलेबिलिटी है 500 से 1000 के बीच में, तो उसको नाम दे देंगे वाटर स्केर्सिटी। तो यानी यहां पर आप ये बोल सकते हो कि सर वाटर स्ट्रेस और वाटर स्केर्सिटी को अगर डिफरेंस करना हो तो वाटर स्केर्सिटी तो और भी ज्यादा, ये बोल सकते हो कि लो लेवल पे चली जाती है बातें। लो लेवल का मतलब ये है यहाँ पर कि पानी की अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा नहीं है वहां पर, यानी यहाँ पर और भी ज्यादा हालत खराब है हमारी, पानी अवेलेबल ही नहीं है। फिर लेस देन 500 और उससे भी हालत ज्यादा खराब होती है इसमें, अगर पानी की अवेलेबिलिटी 500 से भी कम आती है तो वहां पर बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केर्सिटी आ चुकी है। तो ये 4 पॉइंट से इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। ये फाल्कन मार्क स्ट्रेस इंडिकेटर से पूछा जाता है। अब हमने बताया था ऊपर कि हमारे पास जो इंडिया की अगर बात करें तो पर पर्सन जो वाटर की अवेलेबिलिटी निकल कर आती है, वो कितनी वैल्यू निकल कर आई है, वो निकल कर आई 1513। और इतनी वैल्यू के लिए भी, क्योंकि वैल्यू 1000 और 1700 के बीच में, इसीलिए हमने बोला कि स्टिल इंडिया रिमेन्स अंडर वाटर स्ट्रेस, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा है। इसलिए हमने बोला था कि ये हमारा जो इंडिया है वो अभी भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में 1513 इसकी वैल्यू है, राइट। A country would be demand to under water stress is the per capita water availability in the country is below the 1700 क्यूबिक मीटर। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि अगर वैल्यू 1700 क्यूबिक मीटर से कम है एक इंसान के लिए पूरे साल के लिए, तो हम बोल देंगे और डिक्लेयर कर देंगे दैट कंट्री इज अंडर वाटर स्ट्रेस, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, एक टर्म और इसमें बोल देते हैं क्रिटिकलिटी रेशियो। ये भी कुछ सिमिलर टर्म है, क्रिटिकलिटी रेशियो। द क्रिटिकलिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज द विड्रॉल टू अवेलेबिलिटी रेशियो। कितना पानी विड्रॉ किया और कितना पानी अवेलेबल था, कितना पानी बाहर निकाल दिया, कितना पानी अवेलेबल था, इसकी रेशियो को क्रिटिकलिटी रेशियो बोल देते हैं। तो यहां पर इसको क्रिटिकलिटी रेशियो बोल देते हैं कि आपके पास ग्राउंड वाटर थे, आपने ग्राउंड में से, जैसे एग्जांपल बताता हूं, आपने ग्राउंड में से पानी को यूटिलाइज किया, पानी को बाहर निकालते गए ग्राउंड में से पानी को बाहर निकालते गए अपने पर्पस के लिए, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हुआ। मान लो कोई बारिश नहीं आई हो, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दिया है कि सोइल इतनी कॉम्पैक्ट हो गई है, उसकी परमेबिलिटी कम हो गई है, उसमें इनफिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो क्रिटिकलिटी रेशियो, कितना पानी आपने बाहर निकाला और कितना अवेलेबल था। जैसे दिल्ली, जैसे दिल्ली में ग्राउंड वाटर बैन कर रखा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है। आपने इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर बाहर निकाल दिया है कि वहां पर आप बोल सकते हैं कि वहां पर आप गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप ट्यूबवेल वगैरह लगा के वहां पर ग्राउंड वाटर को यूज नहीं कर पाओगे। तो क्रिटिकलिटी रेशियो क्या है, कितना पानी विड्रॉ किया टू द अवेलेबल रेशियो। इट मेजर्स द वाटर स्केर्सिटी एज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर विड्रॉन एनुअली रिलेटिव टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ए रीजन इज कंसिडर्ड एज वाटर स्केर। अब क्रिटिकलिटी रेशियो के बेसिस पर कब बताते हैं, एक रीजन इज कंसिडर्ड एज वाटर स्केर व्हेन एनुअल विड्रॉल फॉल बिटवीन 20 से 40% ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी।
अगर मान लो कि आपने 20 से 40% ही पानी विड्रॉ किया है तो आप बोल सकते हैं वाटर स्केयर है। सीवियर वाटर स्केयर कब बताओगे, जब आपने 40% से ज्यादा पानी विड्रॉ कर दिया है। अगर आपने 40% से ज्यादा पानी विड्रॉ किया है तो आप उसको बोलेंगे कि वो सीवियर वाटर स्केयर कंडीशन में है। तो एक तो हो जाए, इसमें क्रिटिकलिटी रेशियो के बेसिस पे दो पॉइंट है, एक वाटर स्केयर, एक सीवियर वाटर स्केयर। तो 20 से 40% के बीच में पानी विड्रॉ हुआ है तो वाटर स्केयर है, 40% से ज्यादा पानी विड्रॉ अगर हुआ है तो सीवियर वाटर स्केयर हो जाएगा आपका। देखो वाटर स्ट्रेस बाय कंट्री ये सब बताया हुआ है, जितना रेड लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस है, और जहां पर थोड़ा सा मेहरून सा कलर है हाई स्ट्रेस है, और रेड वाला एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस, मीडियम टू हाई स्ट्रेस। जहां पे व्हाइट वाला है वो लो स्ट्रेस है, जैसे ये व्हाइट वाला जो रीजन देख पा रहे हैं, ये व्हाइट वाला जो रीजन देख पा रहे हैं वो लो स्ट्रेस कंडीशन में है। ये रहा अपना इंडिया, दिस वन, ये अपना इंडिया इधर। तो ये पूरा रेड है, देखो पूरा इंडिया, पूरा इंडिया जो है वो रेड है, पूरा का पूरा इंडिया जो है वो रेड है। तो इसका मतलब हमारा इंडिया क्या, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस कंडीशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ वैसे न्यूज वगैरह है यहाँ पे, जैसे टॉप द 11 सिटीज मोस्ट लाइकली टू रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लाइक केप टाउन। केप टाउन 11 सिटीज मोस्ट लाइकली टू रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। केप टाउन में पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, खबर आई है, न्यूज आई थी पहले। 36% सिटीज ऑफ टू फेस वाटर क्राइसिस बाय 2050। तो एक डाटा भी, न्यूज आर्टिकल आया है कि 36% जो सिटीज है वो 2050 तक वाटर क्राइसिस फेस करेंगी। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। रफली 30 सिटीज इन इंडिया विल फेस एक्यूट वाटर क्राइसिस बाय 2050। इंडिया के अंदर भी 30 सिटीज के आसपास वाटर क्राइसिस सिचुएशन को फेस करेंगी। तो आर्टिकल्स यहाँ पर आया हुआ, देखो ये क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू फाल्कनमार्क इंडिकेटर, रीजन इज क्लासिफाइड एज एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। क्या बोला है, एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी इफ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन। अब देखो फिर से बता देता हूं कि अगर 1000 और 1700 के बीच में वैल्यू है तो स्ट्रेस बोलेंगे, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। अगर यहां पर 500 से 1000 के बीच में वैल्यू आती है तो क्या बोलते हैं उसको, स्केर्सिटी, तो वो स्केर्सिटी हो जाएगी। और अगर लेस देन 500 आती है तो एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। तो ये आंसर आएगा सी ऑप्शन का, एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। विच व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस, क्या लगता है आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये सर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, क्या रीजन हो सकता है? पानी की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं मिल रही है, क्या रीजन? क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेट चेंज ऐसा होता है जैसे आप बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया। एक जगह पे जहां पर पानी बहुत ही ज्यादा आता था, बारिश बहुत ज्यादा होती थी, क्लाइमेट चेंज ऐसा हुआ कि बारिश हो ही नहीं रही। और जहां पर यह भी हो सकता है कि जहां पर बारिश होने का नाम भी ना होता था वहां पर बारिश हो रही हो, तो क्लाइमेट चेंज रीजन बनता है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया कि आप लगातार पानी को बाहर निकालते जा रहे हैं, ओवर यूज करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर को, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जा रहे हैं, सोइल कॉम्पैक्ट होती जा रही है, तो पानी रिचार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलता उसको। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो पानी की रिक्वायरमेंट अपने आप इंक्रीज करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द वाटर स्ट्रेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस वाटर स्ट्रेस? इनमें से कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा वाटर स्ट्रेस को? इनमें से कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा वाटर स्ट्रेस को? ट्रॉपिकल रेनफोर्स। अब ये ट्रॉपिकल जो वर्ड लिखा हुआ है ये तो आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, टेम्परेट रीजन होता है, पोलर रीजन होते हैं। तो ये इक्वेटर है, यहां से यहां तक ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट रीजन आता है, और फिर पोलर रीजन आता है। तो ये सारा रीजन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका टेम्परेट रीजन, यहाँ पर आपका टेम्परेट रीजन, और ये होता है आपका पोलर रीजन, ये होता है आपका पोलर या फ्रिजिड रीजन। हमारा जो इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया जो है वो टेम्परेट में होता है, और साउदर्न इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट थोड़ा वार्मर रहता है वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस द वाटर स्ट्रेस? तो यहाँ पर देखिएगा ट्रॉपिकल रेनफोर्समेंट। अब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा वाटर स्ट्रेस के जो वो है प्रॉब्लम्स नहीं आती है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। कोस्टल एरिया यहाँ पर भी नहीं आएगी। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एरिड एंड सेमी, नाम से समझ आ रहा है, एरिड रीजन्स है, सेमी एरिड रीजन्स है, तो यहाँ पर बारिश वगैरह तो बहुत ही कम रहती है। तो इन रीजन्स में आपको जो है वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस कंपेरेटिवली बोल रहा हूं, कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इनमें बिल्कुल नहीं आती है, कंपेरेटिवली इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। मोस्ट लाइकली पूछा है भाई, मोस्ट लाइकली बताना है आपको, ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक वाटर स्ट्रेस ग्लोबली? ग्लोबली कौन सा जो है वाटर ट्रैक करता है ऑर्गेनाइजेशन, कौन है वो? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बना था 1946 में, बना था आई थिंक यूनाइटेड नेशन, तो 1946 में शायद बना था। तो वो आप जो है पूरे इंटरनेशनली वाटर स्ट्रेस को ट्रैक करती है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज टू पॉपुलेशन डिमांड रेफर्ड एज? क्या पूछा है? रेशियो बतानी है किसकी? रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज टू पॉपुलेशन डिमांड। कितना पानी रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज टू दी पॉपुलेशन डिमांड, इसको क्या बोलते हैं? वाटर स्ट्रेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो वाटर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कुछ होता नहीं है, वाटर एफिशिएंसी रेशियो, वाटर बैलेंस इक्वेशन, ये सब टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज टू दी पॉपुलेशन डिमांड रेफर्ड एज द वाटर स्ट्रेस इंडेक्स। अब ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि पेपर डिफिकल्ट बन गया है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर आपको इंटरलिंकिंग करनी होती है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी होती है, तो वहां से फिर आंसर बन जाता है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस हम थोड़ा सा उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आपके एग्जाम में जैसे क्लासिफाई किया हुआ है कि डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, तो घबराना नहीं है उस चीज से, वो तो बस हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और इंटरलिंकिंग करनी है। तो मेन चीज दिस इंटरलिंकिंग, और इंटरलिंकिंग तभी करोगे जब डेली क्लास वगैरह लगाओगे, डेली चीजों को पढ़ोगे, डेली सीखोगे, इजिली इंटरलिंकिंग हो जाएगी। Which of the following measure can effective reduce the water stress? Which of the following measures can effectively reduce the water stress? पानी को, water stress को कम भी किया जा सकता है। Yes, implementing the efficient irrigation technique। आप irrigation technique में चेंज लेकर आओ, जैसे ड्रिप इरिगेशन का नाम आपने सुना होगा। तो वो क्या है कि यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम निकल कर आती है, मतलब ऐसा है कि वेस्टेज कम निकल कर आती है, आप ऐसे समझिएगा, पानी की वेस्टेज सबसे कम निकल कर आती है। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। प्रोमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जितना ज्यादा करोगे। रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसके मेथड्स को चेंज करो, इस तरीके से चेंज करो कि पानी की रिक्वायरमेंट जो है, जो वेस्टेज पहले ज्यादा हो रही थी वो वेस्टेज कम से कम निकल कर आए, इस तरीके से मॉडिफिकेशन करो। तो ऑल ऑफ द अबव दीज सारे फैक्टर्स हैं जो वाटर स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ डज क्लाइमेट चेंज एक्सकर्बेट द वाटर स्ट्रेस? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर स्ट्रेस कैसे अफेक्ट हो सकता है? तो कैसे? बाय इंक्रीजिंग द रेनफॉल यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब, बाय ऑल्टरिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न। यस, ये चीज होगी। मैंने बताया अभी, जहां पर बारिश नहीं आनी थी वहां आ रही है, और जहां बारिश बहुत ज्यादा होती थी वहां बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दिस इज द क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग पॉजिटिव इंपैक्ट भी आता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है, दोनों चीजें होती हैं, राइट। बट ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट ही होता है, इसमें आप समझेगा इस चीज को। वाटर स्केरसिटी, वाटर स्केरसिटी वही, आप कुछ पॉइंट्स है देखो। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ हाई रेशियो ऑफ वाटर कंजप्शन टू अवेलेबल वाटर रिसोर्स, वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया था। इट इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ सेफ वाटर सप्लाई। इट मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। इट मे बी एन आउटकम ऑफ, अब ये आउटकम बता रहा है कि वाटर स्केरसिटी किस वजह से और आ सकती है। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उसको प्रोडक्शन भी, उसको हमें उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड निकल कर आती है पानी की। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज फेसिंग वाटर स्केरसिटी। राजस्थान वाटर स्केरसिटी को फेस कर रहा है ड्यू टू लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नाउ एक टर्म है इसमें, एक टर्म और देख लेते। अच्छा, ये तो ये समझ आ रही है ना सारी चीज जो बता रहा हूँ? एक बार बता दो मेरे को, जो जो डिस्कशन हो रहा है ये सर सिंपल से टर्म्स है, सारी टर्म समझ आ रही है? यस यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है इसमें वाटर फुटप्रिंट। जैसे आपने कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुना होगा, एक वाटर फुटप्रिंट भी होता है। वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ ह्यूमंस यूजेस ऑफ फ्रेश वाटर इन वॉल्यूम्स ऑफ वाटर कंज्यूम्ड। एवरीथिंग वी यूज, वियर, बाय, सेल एंड इट टेक्स वाटर टू मेक। जो भी चीज हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, सबके अंदर पानी की यूटिलाइजेशन हुई है। चाहे आप कोई चीज पहन रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, कहीं पर भी आप देख इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, सभी जगह पर पानी की यूटिलाइजेशन हुई है। तो इसी बेसिस पर वाटर फुटप्रिंट निकल कर आता है। वाटर फुटप्रिंट क्या है? इट इज बेसिकली ह्यूमंस यूसेज ऑफ फ्रेश वाटर। कितना पानी आपने यूटिलाइज किया है किसी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट। अब इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट्स में। एक होता है ब्लू वाटर फुटप्रिंट, एक होता है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, एक होता है ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ब्लू वाटर फुटप्रिंट जो है, इट इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कंज्यूम्ड। कि जब हम बात करें किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए, अगर मान लो कि आपने सरफेस और ग्राउंड वाटर को कंज्यूम अगर किया है, तो हम बात करेंगे ब्लू वाटर फुटप्रिंट की। अगर वहीं पर इट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर कंज्यूम कितना हुआ है, तो वो ग्रीन वाटर में आ जाता है, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ग्रे वाटर में बात करेंगे तो इट अमाउंट द वाटर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट पोल्यूटेंट एंड मेंटेन द वाटर क्वालिटी, तो वो आ जाता है ग्रे वाटर के अंदर। जैसे एग्जांपल, 220 लीटर ऑफ वाटर टू ग्रो 1 kg ऑफ टोमेटो। 1 किलो टमाटर
1 किलो टमाटर को ग्रो करने के लिए 220 लीटर का पानी का रिक्वायरमेंट निकल कर आता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, एक रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग करना हो उसके लिए 2000 लीटर का पानी निकल कर आता है। इट टेक्स 5000 लीटर ऑफ वाटर टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ सीमेंट। 1 टन सीमेंट की अगर प्रोडक्शन करनी हो तो 5000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है। तो ये जो पानी की यूसेज हो रही है ना, इसी को बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट। अब कौन से पानी की यूसेज हो रही है? अगर सरफेस या ग्राउंड वाटर की हो रही है तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट, रेन वाटर की यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो ग्रीन वाटर फुटप्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पानी है जिसके अंदर पोल्यूटेंट्स वगैरह प्रेजेंट है तो आप उसको पहले रिमूव करके, जैसे मैंने बताया था बाथरूम का जो पानी होता है बाथरूम वेस्ट होता है, ग्रे वाटर है, तो उसको बोल देते हैं ग्रे वाटर फुटप्रिंट। जैसे इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, ये ब्लू वाटर फुटप्रिंट यहाँ पर बताया गया है। तो वाटर दैट हैज बीन सोर्स्ड, वाटर दैट हैज बीन सोर्स फ्रॉम द सरफेस और ग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो जो पानी आपने सरफेस या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का कंज्यूम किया है तो वो ब्लू वाटर फुटप्रिंट को कंसीडर, ब्लू वाटर फुटप्रिंट को बताएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर ये सब है। तो ये लिखा हो देखो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक वाटर यूज कैन हैव अ ब्लू वाटर फुटप्रिंट, क्योंकि इन सभी जगह पर ग्राउंड वाटर या आप यूटिलाइज करते हो आपका सरफेस वाटर। एग्रीकल्चर में तो ग्राउंड वाटर भी यूज होता है और आपका सरफेस वाटर भी यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी आपका यूटिलाइजेशन होता है, मोस्टली इंडस्ट्रीज में जो है सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन होता है, बाकी डोमेस्टिक वाटर भी आपके पास है। बट अगर सरफेस वाटर नहीं तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हो। कहने का मतलब इन इंडस्ट्रीज में, इन सेक्टर्स में ब्लू वाटर फुटप्रिंट आएगा। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो बातें और यहाँ पर बताई गई थी। एक तो ग्रीन वाटर फुटप्रिंट अगर आप रेन वाटर की बात करते हैं, और ग्रे वाटर फुटप्रिंट जब आप पोल्यूटेंट्स वगैरह को एडजस्ट करते हैं, पानी की क्वालिटी वगैरह मेंटेन करते हैं और उसके बाद पानी को यूटिलाइज करते हैं, दैट विल बी ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो 3 वाटर फुटप्रिंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाटर क्राइसिस, वही टर्म्स है, इंटररिलेटेड टर्म्स है। इट इज द वाटर रिलेटेड चैलेंज, वाटर स्कैरसिटी। तो ये वाटर क्राइसिस वगैरह वही चीजें हैं। कॉजेज ऑफ वाटर स्ट्रेस, अब कुछ अगेन जनरल इंफॉर्मेशन है कि वाटर स्ट्रेस के कॉजेज, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ऊपर भी बताया था, वो समझ में आ गया, वही चीज लिखी हुई है कि वाटर स्ट्रेस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है। वाटर पोल्यूशन, अब पानी हमारे पास अवेलेबल है बट उस पानी में पोल्यूशन आ गया है, पानी में पोल्यूशन आ गया है, पोल्यूशन आने की वजह से पानी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आ सकती है, राइट। जैसे देखो ये दिखाया गया है कि भाई इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में पानी का यूटिलाइजेशन हुआ, वो जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में पानी यूटिलाइज किया है, जो पानी वेस्ट हो गया है उसको उन्होंने आसपास के सोर्स में फेंक दिया। तो देखो झाग वगैरह, स्कम लेयर बोलते हैं इनको, तो कितना झाग वगैरह यहाँ पे बना हुआ, तो पोल्यूशन आ गया आपके। तो अच्छा खासा सोर्स अवेलेबल था बट ये इन्होंने क्या कर दिया है, पोल्यूशन फैला दिया है। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बिल्कुल करती है गवर्नमेंट, बिल्कुल रूल रेगुलेशन होते हैं सबके, कि ये बोला भी जाता है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर को जब आप डिस्पोज करोगे, जो इफ्लुएंट होगा वो आपको इस तरीके से करना है कि हमारी सोर्स की क्वालिटी ज्यादा खराब ना हो, तो आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज लगाते हैं अपने, ये वेस्ट वाटर डिस्पोज हो रहा है, इफ्लुएंट हुए, राइट। अर्बनाइजेशन भी एक जो है रीजन निकल कर आता है, अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेन इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि सोil कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, तो बारिश का पानी ग्राउंड में नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आती है यहाँ से भी। गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इंडस्ट्रीज, तो ये सब कॉमन टर्म्स है, राइट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक केस स्टडी है, जैसे एक केस स्टडी है शुगर केन क्रॉप की एंड वाटर स्ट्रेस इन महाराष्ट्र। ये केस स्टडी ये बोलती है कि महाराष्ट्र इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। शुगर केन सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो इंडिया के अंदर, वो महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। द शुगर केन क्रॉप इज हाईली वाटर इंटेंसिव, और इसको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एक्सेस पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन हैज लीड टू डिक्लाइन इन द वाटर टेबल। तो उन्होंने क्या किया, एक्सेस के अंदर पंपिंग कर दी, ग्राउंड वाटर को पंप आउट किया, एक्सेस क्योंकि शुगर केन ग्रो कर रहे हैं और उसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए, तो इन्होंने इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर लिया कि ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल ही नीचे चला गया है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, sugarcane cultivation consume around 60% of available water resources and in some district of the state leading to the water scarcity in the region। क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रही, सारा पानी आपने वहां पर यूज कर लिया है। तो ये जो महाराष्ट्र रीजन है बेसिकली केस स्टडी है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ गया है। इंपैक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस, अगर वाटर स्ट्रेस आता है तो इंपैक्ट क्या आता है, क्या सिर्फ कंट्रीज की इकोनॉमी अफेक्ट होती है, इकोलॉजिकल भी इफेक्ट आते हैं, सोसाइटी में भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं, पॉलिटिक्स इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और ये सब टर्म्स आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी
अभी जैसे हम इसको अगर समझे यहाँ पर, इकोनॉमिक्स तो समझ आ रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स तो आएगा आएगा, ये चीज समझ आ रही है। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, प्रेसिपिटेशन, वहां का जो मान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ तो बारिश नहीं आ रही है, तो बारिश नहीं आ रही है वहां पर, तो वहां का जो है, वहां पे जो आपके बायोटिक थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स जो है वहां पे, वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो गड़बड़ा जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहां पर जो लाइफ सरवाइव कर रही थी वो लाइफ अब वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना भाई। हर एक स्पीसीज के लिए एक अपना एनवायरमेंट रिक्वायर्ड होता है ना, हर एक स्पीसीज के लिए। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी इंडस्ट्री के पानी को किसी ओशंस में डिस्पोज कर दिया, जैसे थर्मल पावर इंडस्ट्रीज, वहां पर पानी यूज किया जाता है कूलिंग प्रोसेस के लिए, तो पानी काफी गर्म होता है, उस गर्म पानी को उन्होंने ओशंस में डिस्पोज कर दिया, तो पानी का टेम्परेचर, ओशंस का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। अगर ये थर्मल पोल्यूशन हुआ तो जो फिशेज है, अब क्योंकि होता क्या है कि हेनरीज का एक लॉ है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पानी में गैसेस की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, तो जैसे जैसे एकदम से पानी अगर आपने डिस्पोज किया है तो वहां पर ऑक्सीजन गैस की जो है सोलिबिलिटी कम होगी, ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होने की वजह से जो कुछ स्पीसीज होंगी फिशेज की वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है इकोलॉजिकल बैलेंस चेंज हो जाता है अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन हुई है, तो क्लाइमेट वगैरह चेंज हुआ, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आई, तो वहां का इकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट इफेक्ट होता है, वहां की इकोनॉमी तो इफेक्ट होनी ही होनी है, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे इतनी आप। सोसाइटी सोसाइटी में भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, सोसाइटी में भी चेंज, लड़ाई होने लग जाती है, पॉलिटिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस तो होते ही हैं भाई, एक स्टेट के पास पानी है, दूसरे स्टेट के पास पानी नहीं है, तो आप अपना मर्जी से पानी सप्लाई करोगे उनको, तो आप अपने फायदे के लिए पानी सप्लाई करोगे, उनसे जो चीज चाहिए होगी आपको उनसे लोगे, तो पॉलिटिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, सोसाइटिकल इश्यूज, ये सब चीजें देखने को मिलती है, यानी सारी चीजें अफेक्ट होती है। इसलिए पानी तो है, जल ही तो जीवन है, तो बोलते हैं ना, तो वो चीजें ये सब डिटेल में लिखा हुआ बच्चे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है, जैसे कोको कोला इन 2018 कोको कोला वाज फोर्स्ड टू शट डाउन इट्स प्लांट्स इन केरला ड्यू टू वाटर स्केर्सिटी। कोको कोला ने 2018 में अपना प्लांट बंद कर दिया था वाटर स्केर्सिटी की वजह से। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, और वहां पर फिर सोशल इम्पैक्ट्स भी आप देख सकते हैं, सब सोशल इम्पैक्ट्स सिंपल लैंग्वेज में आपको बस समझना है, याद नहीं कुछ करना है, ये याद करने वाली चीज नहीं, जो याद करने वाली चीज है ऊपर बता दी थी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स है, अगेन बस से पढ़ना है आपको कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं। नाउ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, अब ग्राउंड वाटर रिसोर्स की जब हम बात करते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो ग्राउंड वाटर प्लेज अगेन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द वाटर नीड्स फॉर वेरियस यूजर सेक्टर्स इन इंडिया। Annual replenishable groundwater resource for the entire country is 433 billion cubic meters. This resource is contributed by rainfall and other sources including canals, seepage, return flow from irrigation, seepage from the water bodies, artificial recharge due to water conservation structure। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिप्लेनिशेबल का मतलब रिचार्ज, एनुअल रिचार्ज जो ग्राउंड वाटर का होता है वो एंटायर कंट्री के लिए वो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है। ये रीजन, ये रिचार्ज किस वजह से हुआ, इसमें एक तो आप रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं कि बारिश का कंट्रीब्यूशन 67% निकल कर आता है, और अदर सोर्सेज में लाइक कैनाल से पानी फ्लो करके चला गया, कैनाल सीपेज हुआ, अगर अर्दन कैनाल लाइनिंग नहीं की हुई तो आपने, रिटर्न फ्लो इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई किया था, उसके बाद पानी इनफिल्ट्रेट भी करता है, तो सारा पानी तो यूटिलाइज नहीं होता, कुछ पानी इनफिल्ट्रेट भी करता है, तो रिटर्न फ्लो फ्रॉम द इरिगेशन, सीपेज फ्रॉम द वाटर बॉडीज, कोई रिवर फ्लो कर रही थी वहां से पानी सीप करके ग्राउंड में चला गया, एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, जैसे हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, तो आर्टिफिशियल रिचार्ज आपने किया है, तो इस सब की वजह से, और इस सब की ये सारी वैल्यूज जो है सबको मिलाओगे तो 33%। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है 433 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हर साल रिचार्ज होता है, तो ये इसमें मेजर फैक्टर रेनफॉल का निकल कर आता है 67, और बाकी सबका 33% रोल निकल कर आता है ग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशेबल में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2018 रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी वाइल दिल्ली हैज द लिस्ट। दिल्ली में तो सबसे कम आएगी, मैंने इसको एग्जांपल भी दिया था आपको, और सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है 2018 की रिपोर्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, क्योंकि ग्राउंड वाटर की असेसमेंट कौन करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो इसकी 2018 की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है। वैल्यूज याद नहीं रखनी, बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा है किसका कम है।
बाकी सब कुछ नहीं, एडिशनल जानकारी से, जनरल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में अगर देखें कि वाटर रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो भाई ओशंस हमारे पास है, ओशन से पानी हमारी रिवर्स में आ रहा है, या हम इस एरिया में रह रहे हैं, हमें पानी कैसे मिल रहा है, उसका थोड़ा सा हमें वाटर साइकिल पता होना चाहिए। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये वाटर साइकिल क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो यहां तक बता दो, जितना आज हुआ है ये सब समझ आ गया, जितना टॉपिक आज हमने कवर किया है, ये सारे टर्म समझ आती हैं जो हमने आज टॉपिक कवर किया है? बता दो एक बार, देख लो, ये सारे पॉइंट समझ आ गए? यस सर। बाकी लोग भी बता दो एक बार। यस यस सर। नायक तुम भी बता दो, कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो देख लो। सर इनमें से एग्जाम के लिए कौन सी मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट है? जो मैंने अंडरलाइन किए थे, जो मैंने बताया ना आपको कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हैं। देखो जहां पर मैंने आपको अंडरलाइन करके नहीं बताया, हाईलाइट करके नहीं बताया, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हाईलाइट वगैरह करो ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। अब आप, मैंने बताया, एक बार आप पढ़ लेना इस चीज को। जब आप पढ़ोगे और अपने एवरी नोट्स बनाओगे, मतलब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी है, बाकी तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जा डाटा इंपॉर्टेंट वो लिख लेना। एक पेज के अंदर सारे नोट्स, आज की क्लास एक पेज पे खत्म हो जाएगी आपकी, कि अच्छा ये चीज होती है, ये चीज होती है। एक पेज या दो पेज बस, आज की क्लास दो पेज पे खत्म हो जाएगी, यही डाटा है, बस इतना ही करना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 में पानी की अवेलेबिलिटी कम थी, 2023 में उसके बाद पानी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि सर भूटान से कंट्रीब्यूशन ब्रह्मपुत्रा में हुआ है, नेपाल का कंट्रीब्यूशन किसमें हुआ है, गंगा रिवर में हुआ है। कौन कौन सी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ऐड हुई है ब्रह्मपुत्रा में, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ऐड हुई है किसके अंदर, गंगा के अंदर। जैसे नाम क्या क्या थे, मानस रिवर है, अमंगचू रिवर है, वयांग रिवर है, लाइक दिस, राइट। तो बस वो चीजें हैं, वो आप लिखोगे पढ़ोगे। टॉप थ्री बेसिन कौन कौन सी है, बॉटम थ्री बेसिन कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नंबर 1 पे आती है, सेकंड वन पे गंगा आती है, थर्ड वन पे गोदावरी आती है। तो साबरमती सबसे कम पे आती है, सबसे कम पे साबरमती आती है ना, पेनार वगैरह जो पढ़ा था वो पॉइंट्स है। तो वो चीजें बस आपको इस तरीके से याद रखनी है। वाटर स्ट्रेस को बताने के लिए कौन सा पैरामीटर है, फाल्कन मार्क इंडेक्स। फाल्कन मार्क स्ट्रेस इंडेक्स जो है 1989 का कॉन्सेप्ट है इसका। फाल्कन मार्क स्ट्रेस इंडेक्स कैसे बताता है वाटर स्केरिसिटी को, वाटर स्ट्रेस को। पानी की अवेलेबिलिटी किससे कम होगी, 1700 से कम, 1000 से ज्यादा वाटर स्ट्रेस, 1000 और 500 के बीच में स्केरसिटी, 500 से कम है तो एब्सोल्यूट वाटर स्केरसिटी आती है। ये सब टर्म्स है जो हमको कवर करनी है। बाकी तो ये क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट, ये तो कहानी है बस पढ़ने के लिए, ताकि आपको बस थोड़ा सा रहे कि हाँ वाटर स्ट्रेस की वजह से पॉलिटिकल इंपैक्ट्स कैसे अफेक्ट होते हैं, वाटर स्ट्रेस की वजह से इकोलॉजिकल इंपैक्ट कैसे आता है, सोशल इंपैक्ट कैसे आता है, ये थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करने के लिए पॉइंट्स है। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो मैं कल कवर करूंगा, आज नहीं करूंगा, क्योंकि इसको जब कवर करने बैठूंगा तो टाइम चाहिए होगा। इसमें टर्म्स होंगी काफी सारी, जो प्रेसिपिटेशन वगैरह की टर्म मैंने बताई आपको, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह जो वर्ड मैंने यूज करे हैं वो टेक्निकल टर्म्स हैं। उसको अभी सीपेज वगैरह जो टर्म्स आई हैं ऊपर, वो यहाँ पे कवर होंगी सारी की सारी। इसको कवर करूंगा तो आपको और टर्म्स समझ आएगी, ठीक है, और टर्म्स आपको समझ आएगी। तो ये कल की क्लास में बताऊंगा आपको। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।